उसको दोबारा से मजबूत करने के लिए यहाँ पे इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। और आज का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के सहयोग से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है कि आज हिंदुस्तान किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश के अंदर विपक्ष को पूरी तरीके से खामोश कर देने की, उसको डरा करके ख़त्म करने की साजिश चल रही है। हिंदुस्तान ने पहली बार देखा कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है बगैर कोई आरोप साबित हुए। ये पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये हो रहा है। उसी के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का हमने देखा किस तरीके से देश के संसाधन को, देश की संपत्ति को चंद कॉरपोरेट को दे करके उससे के माध्यम से भाजपा को अरबों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिला। भाजपा का एक खुलेआम कार्य पद्धति सामने आया है। उनका कार्य पद्धति है कि चंदा दो, धंधा लो, और अगर चंदा नहीं दिए तो ईडी का फंदा लो। यानी आप संवैधानिक संस्थान को अपने राजनीतिक दल के फायदे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, और इससे देश का लोकतंत्र खतरे में गया है। इसके साथ साथ बिहार के अंदर जिस तरीके से महागठबंधन की 17 महीने की सरकार ने 5 लाख के आसपास रोजगार के अवसर दिए, जब देश में मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का वादा करके मुकर गए थे, तो जनता का, युवाओं का विश्वास रोजगार को लेकर के बिहार में महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया। और हमने देखा कि उसके ठीक बाद जब सरकार बदल गई और उसी बहाली में TRE 3 की जब बात हुई तो वहाँ पेपर लीक हो गया। यानी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग अस्मिताएं हैं, उन सब के लिए भाजपा NDA खतरनाक पार्टी, हानिकारक पार्टी साबित हो रही है। और इसलिए उनको सत्ता से बेदखल करना ये ज़रूरी है। देखिए, नालंदा में जनता के जो सवाल हैं, जैसे जल, पेयजल का सवाल है, ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाएं, पीने का पानी गांव देहात के इलाकों में कमी है, वो तो सवाल है। नालंदा में डिग्री कॉलेज की संख्या इतनी कम है। इस्लामपुर में हम लोग गए थे, वहाँ के युवा कह रहे हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। देश के अंदर 1 लाख की आबादी पर 27 डिग्री कॉलेज हैं। बिहार के अंदर 1 लाख की आबादी पर, 1 लाख छात्रों की आबादी पर केवल 8 डिग्री कॉलेज हैं। तो डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़नी चाहिए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो मजबूत होनी चाहिए। हमारा एजेंडा है कि नालंदा, चूँकि शुरुआत से ही और आज से नहीं, बहुत पहले से नालंदा ज्ञान की धरती रही है। मौजूदा दौर में यहाँ पे नॉलेज का प्रोडक्शन और ज़्यादा कैसे हो, यहाँ पे और ज़्यादा पुस्तकालय किस तरीके से बने, हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो 20 ब्लॉक है, सभी ब्लॉक में बड़ा लाइब्रेरी हम लोग तैयार करें। और उस लाइब्रेरी में बैठ कर के युवा जो हैं वो न केवल अध्ययन करें, बल्कि वहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, वहाँ पे कोई उनका क्लास भी चल सके मुफ्त में। इस तरह का प्रावधान हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। देखिए, नालंदा में यहाँ के युवा चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ पे जनता का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा हो, निश्चित तौर से वहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा है, चुनौती हम लोग कम महसूस कर रहे हैं। पोस्टर में तो सिर्फ आप ही का पार्टी का दिख रहा है, बाकी पार्टी का नहीं, इंडिया गठबंधन यहाँ पे लिखा हुआ है। पोस्टर किसने डिजाइन किया ये तो हम नहीं कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन लिखा हुआ है और आने वाले दिनों में जो पोस्टर बनेंगे उसमें सब लोगों को जगह मिलेगी। आप देखिए, बीजेपी के कितने कैंडिडेट इस बार हैं जो स्वतंत्र तरीके से कैंडिडेट हैं। जितने उम्मीदवारों को भाजपा ने टिकट दिया, उनके घटक दलों ने टिकट दिया है, सब लोग परिवारवाद से निकले हुए लोग हैं। आज मोदी जी जब आ रहे हैं, हमने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 14 सीटों का अनाउंसमेंट किया है जिसको भाजपा ने टिकट दिया है। 14 सीटों पर उन लोगों ने सिर्फ परिवारवाद के चलते अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो उनका अपना परिवारवाद अच्छा है और बाकी लोगों को वो बोलेंगे परिवारवाद है। उनका करप्शन अच्छा है, बाकी लोगों पे ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो ये कोई बात नहीं है देश के अंदर। अगर देश में जो राजनीतिक दल हैं, जितने अलग अलग राजनीतिक दल हैं, और उनके पीछे जिस तरीके से मीडिया उनसे सवाल पूछती है, मैं स्थानीय मीडिया या यूट्यूबर्स जितने हैं, जो ग्रामीण स्तर पे जो मीडिया के काम करने वाले बंधु हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देश के जो बड़े बड़े मीडिया घराना है, वो अगर मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 24 घंटा अगर मीडिया सच दिखाना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी का,
तो वो दिन दूर नहीं जब जनता उनको दौड़ा देगी, खदेड़ देगी। अच्छा, पूर्णिया सीट को लेकर क्या है? वो सीट सबसे हॉट सीट माना जा रहा है वहाँ की। लेकिन उसमें अब पार्टियों को तय करना है। आप लोगों ने देखा कि पटना के अंदर अलग अलग पार्टियों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अपनी सीटों का अनाउंसमेंट किया है। पूर्णिया राष्ट्रीय जनता दल के खाते में गया है तो उनको वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब और कौन उम्मीदवार आएंगे ये अलग अलग पार्टियों को तय करना है। तो क्या लगता है कि इससे आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं उन पर असर पड़ेगा? हम उम्मीद कर सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उस सीट पे कोई न कोई बीच का रास्ता निकले, कोई सुलह हो जाए, लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जनता अंत में तय करेगी। उम्मीदवार को किस तरीके से आप चुनौती देंगे? देखिए, नालंदा के उम्मीदवार भले मजबूत हों, 15 साल से वो नालंदा में हैं, लेकिन ये नालंदा की जनता जानती है कि इस 15 साल में 15 मुद्दा भी उन्होंने लोकसभा के अंदर नहीं उठाया। नालंदा के युवा ये जानते हैं कि संदीप सौरभ 3 साल के लिए विधायक था और 3 साल में 300 तरह के मुद्दे को हम लोगों ने सदन में उठाया है। न केवल उठाया बल्कि उस मुद्दे को लेकर के सरकार से बातचीत करना, लड़ना झगड़ना, आंदोलन करना, लाठीचार्ज झेलना, ये सब करते हुए हम लोगों ने कई मुद्दों का समाधान किया है। तो इसलिए युवाओं का, आम जनता का समर्थन हम लोग को मिलेगा। इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग रहेंगे। नालंदा में बयार चल रहा है बदलाव का। आपके बारे में बोला जा रहा है कि उड़न खटोला वाले उम्मीदवार हैं। कहा जा रहा है कि आप वहाँ से जो जनता ने विश्वास किया था, पालीगंज जनता, उसके विश्वास को तोड़ के आप नालंदा आ रहे हैं। नहीं, आप देखिए कि पालीगंज से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ प्रचार में आएंगे। कोई उनको निराश करके हम नहीं आ रहे हैं। और पालीगंज का कोई एक व्यक्ति आपको नहीं कहेगा कि उन्होंने जिस विधायक को चुना वो उनके उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे। बड़ा समर्थन हम लोग को पालीगंज में अभी भी है और वहाँ के जनता, भले ही उनको अफसोस हो रहा कि हम जा रहे हैं, लेकिन वो सब लोग हमारे समर्थन में यहाँ पे चुनाव प्रचार में भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और आप सब लोग जानते हैं कि देश के अंदर राजनीति का एक महापर्व लोकसभा चुनाव हो रहा है। देश को तय करना है कि अगली सरकार कैसी होगी और उसी संदर्भ में इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे संदीप सौरभ को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर आज राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जिला स्तर के और प्रदेश के नेतागण मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी नेतागण यहाँ मौजूद हैं। सीपीआई के, सीपीएम के, आम आदमी पार्टी के और इसके अलावे भी अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता, नेतागण यहाँ मौजूद हैं। हम लोग ये बैठक इसलिए किए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है ताकि आप तमाम लोगों को ये बताया जा सके कि नालंदा की जनता ने इस बार तय किया है कि यहाँ बदलाव होगा। बदलाव की एक बयार नालंदा में चल रही है और उसमें आप सब लोगों ने देखा कि किस तरीके से देश के लोकतंत्र और संविधान की धज्जियाँ एनडीए गठबंधन ने उड़ाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से बहुत साफ हो गया कि अरबों रुपए का काला धन बीजेपी पार्टी को दिया गया है। ईडी के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियों को डराया गया, चंदा दो, धंधा लो, और अगर चंदा नहीं दिए तो ईडी का फंदा लो। इस पूरे प्रोग्राम से देश की सरकार चल रही है, जिससे देश की आवाम को, देश के लोकतंत्र को, जनता के अधिकारों को एक भीषण खतरा महसूस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को कहने आए हैं। नालंदा में काफ़ी चीज़ों की समस्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे पानी, बिजली अभी पर्याप्त नहीं है। किस तरह निश्चित तौर से देखिए, नालंदा की जो स्थानीय सवाल हैं, अलग अलग गांव देहातों के सवाल हैं, और जैसा कि मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा कि पेयजल का समस्या ये एक भीषण समस्या है। और इस संदर्भ में एक बात हम आज नालंदा के तमाम पत्रकार बंधुओं को कहना चाहते हैं। देश के अंदर एक योजना चल रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, और आप लोग पता लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना से बिहार के अंदर 8 आना भी आज तक खर्च नहीं हुआ। कारण क्या था? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही शर्त था कि इसका पैसा हम तभी देंगे बिहार में जब बिहार की सरकार नल जल के टंकी के ऊपर मोदी जी का फोटो लगाएगा। बिहार सरकार में उस समय जेडीयू और बीजेपी का अलायंस की सरकार थी। जेडीयू ने इस बात को नहीं माना और वो पैसा नहीं बिहार में लगा। यानी जो प्रधानमंत्री हैं वो असल में प्रचार मंत्री हो चुके हैं। उनको जनता के दुख से,
जनता की समस्याओं से मतलब नहीं है, अपने प्रचार से मतलब है। हम लोग जब इलाके में घूमेंगे, वहाँ की समस्याओं को देखेंगे, तो निश्चित तौर से हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग उसका समाधान करें। और एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है, पूरे देश के अंदर आज़ाद भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी का दर आज देश महसूस कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी कभी नहीं थी। आप सब लोगों ने देखा कि रेलवे की बहाली 5 साल तक रोक के रखी गई और 5 साल बाद जब बहाली आई तो मात्र 5600 सीटों पर बहाली दिया गया। रेलवे एक साल में 1.25 लाख बहाली तक देता था और आज मोदी जी ने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया। जिन कंपनियों को रेलवे बेचा उससे इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा को चंदा ले लिया और युवाओं के हाथ में बेरोजगारी लगा। तो इसलिए बेरोजगारी का सवाल, शिक्षा का सवाल, देश के अंदर लोकतंत्र का सवाल, इन तमाम सवालों को हम लोग इस लोकसभा चुनाव में उठाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। युवाओं का एक बड़ा उत्साह और बड़ा समर्थन इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेगा। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि 17 साल से बिहार में जो एनडीए की सरकार चल रही थी, रोजगार के मसले पर 17 महीने की सरकार जो महागठबंधन की रही वो उन पर भारी पड़ गई। अच्छा, इंडिया का नाम एनडीए का नारा है कि अब की बार 400 पार, इसको किस प्रकार से? देखिए, मोदी जी डरे हुए हैं और उनके कार्यकर्ता भागने न लगे हार के डर से, उन्हीं को बांधने के लिए एक झूठा दिलासा उनको दिया जा रहा है। आप खुद समझ लीजिए कि देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां भाजपा पिछली बार से ज़्यादा सीट ला रही है। कोई राज्य ऐसा नहीं है। बिहार में 39 लाए थे, इस बार खाता खोलने पे उनका आफत आया हुआ है, तो कहीं वो बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन चमड़े का जवान है, बोलने का कोई टैक्स नहीं है, लोग बोल रहे हैं 400 पार। बिहार में वो कर रहे हैं 40 सीट ले आएंगे, 4 सीट के बिहार में उनको लाले पड़ जाएंगे। आप यकीन मानिए, बिहार का रिजल्ट देश को चौंकाएगा और समूचे देश से ये जो तानाशाही रुख अपनाने वाली सरकार है, इसकी विदाई तय है। नालंदा से भी उसका बिगुल हम लोग फूंक चुके हैं। नालंदा जदयू का अभेद किला कहा जाता है। कोई अभेद किला नहीं है। नालंदा में जदयू लंबे समय से जीतता रहा है, सही बात है, लेकिन नालंदा की जनता अब बदलाव चाहती है। नालंदा तो लंबे समय तक वामपंथ का भी किला रहा है। यहाँ पे सीपीआई के विजय कुमार यादव जी, वो भी लंबे समय तक जीतते रहे हैं। देश में इतना उलट पुलट हुआ, लेकिन नालंदा में वो जीतते रहे। तो कोई किला नहीं है। अगर कोई नालंदा का असली हकदार है तो यहाँ की जनता है, और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होगा, तो आप मान के चलिए कि बदलाव तय है। मुख्यमंत्री सीट को प्रतिष्ठा का सीट मानते हैं, उनका गृह जिला आता है। देखिए, नीतीश जी का बहुत सही बात है, गृह जिला है। नालंदा की जनता का भी एक लगाव उनसे है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि आज राजनीति के भीतर अगर सिद्धांतहीनता को समझा जाए तो नीतीश कुमार जी उसके पर्याय बन चुके हैं। जिनकी राजनीति में कोई विचारधारा नहीं बची हुई है, वो कभी जाकर के बीजेपी के साइड में जाते हैं, कभी महागठबंधन के साइड में आते हैं। तो कोई अगर नेता पेंडुलम की तरह व्यवहार करने लगे तो जनता जो है वो पेंडुलम नहीं बन सकता है। जनता इंटैक्ट है, जनता को लोकतंत्र चाहिए, नालंदा की जनता को संविधान चाहिए, यहाँ के जो बहुजन हैं उस समाज का उत्थान चाहिए, लोगों के हक अधिकार चाहिए, जिसके ऊपर भाजपा जो है खतरे की तरह मंडरा रहा है। तो जनता जीतेगी। नीतीश कुमार जी का किला जो है, उनका तथाकथित किला, वो कमज़ोर होगा और नालंदा की जनता का जो किला है वो सशक्त हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा है आज की जंगल राज से लोगों को। आज पीएम मोदी जब आए हैं बिहार के अंदर, तो हम उनसे कहेंगे कि उनके जितने उम्मीदवार भाजपा के हैं उन सब के बारे में वो पता लगा करके एक बार अनाउंस कर दें कि वो कितने परिवारवादी हैं और कितने नहीं हैं। माननीय चिराग पासवान के जीजाजी लड़ रहे हैं बगल से। आप क्यों लड़ रहे हैं? परिवार के चलते लड़ रहे हैं। तमाम सीटों पर इनके जितने उम्मीदवार हैं, 14 उम्मीदवारों की सूची आज हमने जारी की है। 14 उम्मीदवार परिवारवाद से हैं। मुल्क पे आज जवान नहीं खुल रहा है। तो जंगल राज, अब भाजपा के राज में इतना बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है, खुलेआम बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, तब उसको लोग मंगल राज कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई गठबंधन की सरकार है, अगर पिछड़े दलितों की सरकार कहीं रहेगी तो सब जगह जंगल राज हो जाएगा। तो उनका मुख्य धारा का मीडिया, मैं मानता हूं कि आप जो तमाम चैनल के साथी हैं, जो यूट्यूब के साथी हैं, आज देश के अंदर
मीडिया को आप लोगों ने बचा के रखा हुआ है, वरना जो बड़े बड़े चैनल वाले घराने हैं उन चैनलों को तो मोदी जी ने गोदी चैनल बना दिया है, गोदी मीडिया बना दिया है। तो आप लोग इस संदेश को ले जाइए कि असल सवाल क्या है। भाजपा के राज में इतनी हत्याएं हो रही है, इतने बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। और बाकी राज जंगल राज है, आपका राज मंगल राज है, तो जबान है, कुछ भी कह लीजिए। विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं उनके ऊपर है मोदी जी कुछ न कुछ आरोप लगाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष हो। दुनिया में जिन देशों के अंदर विपक्ष नहीं है वहां आज लोकतंत्र नहीं है। नॉर्थ कोरिया में लोकतंत्र नहीं है, चाइना के अंदर लोकतंत्र नहीं है, रूस के अंदर लोकतंत्र नहीं है, और मोदी जी चाहते हैं कि देश हिंदुस्तान के अंदर भी लोकतंत्र न हो। तो इसीलिए विपक्ष को जानबूझ करके साजिश के तहत ईडी और सीबीआई के माध्यम से, ईडी और सीबीआई एक ज़माने में संवैधानिक संस्थान थे जिसको देश के संविधान ने तमाम बड़े बड़े अधिकार दिए हुए हैं, बहुत पावरफुल बॉडी है, लेकिन मोदी जी ने उसको अपना संगठन बना लिया है। जैसे भाजपा का संगठन एबीवीपी है, दुर्गा वाहिनी है, बजरंग दल है, वैसे ही ईडी हो गया उनका संगठन, वैसे ही सीबीआई हो गया है। और मोदी जी का प्रयास है कि चुनाव आयोग भी उसी तरह से उनका संगठन हो जाए। तो ये तो देश के सामने चैलेंज है कि आप विपक्षी नेता को बाहर रहने नहीं दे रहे हैं। देश के सिटिंग सीएम जिनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ, सिर्फ एक बयान था उनके खिलाफ और उस आधार पर आपने सीएम को जेल में डाल दिया। 6 बयान था उनके निर्दोष होने के पक्ष में था, आपने उनको कोर्ट में नहीं डाला। तो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ रही है। और इसलिए आप तमाम साथियों से, मीडिया के जितने हमारे बंधु हैं, आप लोगों से भी अपील है कि लोकतंत्र को बचाने में इंडिया गठबंधन का जो मुहिम है उसमें आप सब लोग साथ दीजिए, सब लोग समर्थन कीजिए। बहुत बहुत गलियारे में ये को यहाँ लाकर दिखाया गया है, पटना कैसे सिद्ध करेंगे कि आप इस जिले के लिए क्या कर पाएंगे? पटना और नालंदा में तो मेरे ख्याल से सब लोग को पता है कि दोनों पहले एक समय में एक ही जिला था और हम कोई बाहरी नहीं है। आप नालंदा के युवाओं से पूछिए कि क्या संदीप सौरभ उनके लिए बाहरी हैं। नालंदा के शिक्षकों से जाकर के पूछिए कि क्या हम उनके लिए बाहरी हैं, क्या हमने उनके मुद्दों के लिए संघर्ष नहीं किया है, रोजगार के मुद्दों पर संघर्ष नहीं किया है, विधायक रहते हुए पटना में हमने पुलिस की लाठी नहीं खाई है, तो हम कोई बाहरी नहीं है। बल्कि और लोकसभा के अंदर बाहरी भीतरी क्या है? देश के संविधान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कोई कहीं से लड़ सकता है। नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के बनारस में लड़ सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र से आकर के नालंदा में लड़ सकते हैं, और एक बार नहीं 3-3 बार लड़ सकते हैं। तो हम पटना से यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? तो इसलिए कोई बाहरी भीतरी का मामला नहीं है, हम लोग इंटैक्ट हैं और इस तरह का एजेंडा चलने नहीं जा रहा है। इस बार नालंदा में बदलाव की बयार चल चुकी है और इंडिया गठबंधन यहाँ पे भारी बहुमत से हम सब लोग मिलकर के चुनाव को जीतेंगे। आप सब लोग का सहयोग हम लोग उम्मीद रखते हैं। सीपीआई के जिला सचिव राजकिशोर जी, आप संगठन के जिला अध्यक्ष शाहनवाज भाई, राष्ट्रीय जनता दल के नेता जीतू यादव जी, कांग्रेस के लीडर जनाब मेहताब अंसारी जी, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अनिल महाराज जी, आरजेडी के पप्पू यादव जी, कांग्रेस नेता हैदर अली जी, राजद की नेत्री मनोरमा देवी जी, कांग्रेस कंचन खान जी, सीपीआई के टुनटुन जी, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो यकीन हम पे किया गया है उस विरासत को, उस विश्वास को और विकास की जो उम्मीदें लोगों ने देखी है उस पर हम खरा उतरे। और ये हमारा पूरा प्रयास निश्चित तौर से आप तमाम साथियों के, हमारे अभिभावकों के सहयोग के बगैर संभव नहीं। तो आप सब लोग का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ये पहली बात हम कहना चाहते हैं। पूर्व के कई वक्ताओं ने कहा कि आज हिंदुस्तान किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपने देखा कि इस देश के भीतर लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश चल रही है। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी चुने हुए और इतने भारी बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया।
ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। और पूरी दुनिया में इसको लेकर के लोगों की चिंताएं बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जिस तरीके से भारत के राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, हम लोग चिंतित हैं। कई सारे मुल्क ये बात कह रहे हैं, लेकिन राजनीति के भीतर जो न्यूनतम नैतिकता होनी चाहिए, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार उस न्यूनतम नैतिकता का भी पालन नहीं कर रही है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर विपक्ष के ऊपर ईडी लगा हुआ है, सब लोग जानते हैं, लोग जिसके भी समर्थक हो, सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र तभी टिकता है जब विपक्ष होता है। सत्ता पक्ष के लोग भी यही बात कहेंगे, बगैर विपक्ष के लोकतंत्र की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर भाजपा एक ऐसा तंत्र बना रही है जिसमें आलोचना के लिए, विरोध के लिए, असहमति के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और इसलिए राष्ट्रीय स्तर की ये चुनौती, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कमर कसा है, हम लोगों ने प्रण किया है कि भारत लड़ेगा और इंडिया जीतेगा हर जगह। और तानाशाहों के साथ एक संकट होता है। जो तानाशाह होते हैं वो डरे हुए होते हैं, और डर में ये जो भूल जुलूल बयान दिया जा रहा है कि 400 पार कर जाएंगे, ये सब डर के बयान हैं। वो डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग हैं, वो मोदी सरकार की साजिशों को समझने लगे। पैरों तले जमीन नहीं है, लेकिन उनको इस बात का भी यकीन नहीं है। यकीन हम लोग दिलाएंगे और बिहार इसका नेतृत्व करेगा, जैसे इतिहास में हम लोगों ने किया। बिहार में भी हमने देखा, बिहार में 17 महीने तक महागठबंधन की सरकार चली और असल मुद्दों पर वो सरकार चली। जो जनता के मुद्दे थे, रोजगार का सवाल था, उस पर वो सरकार चल रही थी। क्योंकि ये वही दौर है जब आजाद हिंदुस्तान में बेरोजगारी का सबसे बड़ा आंकड़ा आज हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा। इतनी बड़ी बेरोजगारी देश ने कभी महसूस नहीं की। और इस बेरोजगारी के पीछे जाइए कि कारण क्या है, तो बहुत साफ दिख रहा है कि कारण है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और चंद कॉरपोरेट को देश की समूची संपत्ति सौंप देने का एक व्यवस्था। मैं कहता हूं कि सरकार विवश है और भ्रष्ट है। भ्रष्ट इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे हो रहे हैं, उसका विस्तार अगर देखें तो समझ में आता है कि जब मोदी जी रेलवे बेच रहे थे किसी कंपनी को, तो बदले में उस कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड भाजपा के लिए ले रहे थे। जब कोयला के खदान बिक रहे थे देश के अंदर, तो खदान खरीदने वाली कंपनी भाजपा को अरबों रुपए चंदा दे रही है। देश में 2 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जो अभी के एसबीआई के आंकड़ों से जो सामने आया है कि 2 दर्जन कंपनियां ऐसी हैं जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, तुरंत वो लोग मोदी जी को चंदा देते हैं और फिर ईडी हट जाता है। उसी तरीके से 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी आमदनी नहीं है, 1 करोड़ के साल में वो कमा रहा है और एक झटके में 200 करोड़ वो बीजेपी को चंदा दे रहा है, यानी समूचे देश के अंदर। और इसलिए अभी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनके पति जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। लेकिन मुख्य धारा की जो मीडिया है, जिसको लंबे समय से मोदी जी ने अपने गिरफ्त में किया हुआ है, अपने चुंगल में लिया हुआ है, उस मीडिया में इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की ये जिम्मेदारी है कि आजाद भारत के सबसे बड़े लूट, सबसे भ्रष्टाचार को
और विपक्ष को खत्म करने की साजिश को जनता के सामने ले जाएं और निश्चित तौर से लोकतंत्र और संविधान इस बार इंडिया गठबंधन का मुख्य मुद्दा बनेगा। हम लोग का प्रमुख सवाल ये बनेगा। नालंदा में भी सवाल को हम लोग रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मीडिया चैनल को मोदी जी ने अपने कब्जे में ले लिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब महागठबंधन के हिस्सा बने तो आम तौर पर मन से इस बात को वो कहा करते थे, मीडिया बंधुओं के सामने कहा करते थे कि आप लोगों को तो कब्जा में ले लिया गया है जी, हम छुड़ाएंगे। लेकिन अफसोस कि जिन लोगों ने देश के संवैधानिक संस्थानों को अपने कब्जे में लिया, देश के तमाम मीडिया घरानों को अपने कब्जे में लिया, हमें अफसोस होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को दोबारा से उन्होंने फिर से अपने गिरफ्त में ले लिया, सरकार पलट गई। और 17 महीने की जो सरकार थी उसने पूरे बिहार के अंदर न केवल रोजगार दिया बल्कि लाखों की संख्या में जो बहालियां शिक्षकों की हुई है उससे शिक्षा में भी सुधार का एक रास्ता खोल दिया। तो वो शिक्षा और रोजगार दोनों मसला था जिस पर सरकार ने गहन चिंतन करके और बीपीएससी के माध्यम से उस बहाली को करवाया। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर मैंने मांग उठाई थी कि उस पूरी बहाली में सरकार डोमिसाइल नीति लागू करे। बिहार के युवाओं के पास रोजगार के और मौके नहीं हैं। यहाँ कोई बड़े कल कारखाने नहीं हैं, यहाँ बालू के अलावा कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है। तो नौजवान जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनके लिए पड़ोस के तमाम राज्यों के अंदर डोमिसाइल नीति होने के चलते अवसर नहीं, बिहार के युवा झारखंड में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, बिहार के नौजवान उत्तर प्रदेश में शिक्षक नहीं बन सकते हैं क्योंकि वहाँ डोमिसाइल लागू है, मध्य प्रदेश में उत्तराखंड में नहीं बन सकते हैं, उड़ीसा में नहीं बन सकते हैं। तो हमने सरकार से ये मांग रखी। उस समय जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे उनसे मेरी बात हुई। नीतीश जी को जब लगा कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर एमपीएम बनना है तो उन्होंने उस डोमिसाइल को हटा दिया। तो इसलिए इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बिहार के अंदर हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि जो पिछले साल के हमारे घोषणा पत्र में मांग थी कि बिहार में डोमिसाइल लागू होगा, इस बार के लोकसभा में भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे और डोमिसाइल लागू करने की हम मांग करेंगे। आप सब लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर आज भाजपा और जदयू की सरकार किस तरह से काम कर रही है। अभी आदेश आया है कि 1 अप्रैल से जब विद्यालय सुबह सुबह खुलने लगते थे, मॉर्निंग स्कूल होता था, अभी शिक्षा विभाग ने कहा कि मॉर्निंग स्कूल नहीं होगा, 10 बजे से 4 बजे ही चलेगा। भले ही कितनी लू चले, कितनी गर्मी पड़े, लेकिन 10 से 4 चलेगा और गर्मी की छुट्टी भी नहीं होगी। उसमें शिक्षकों को पढ़ाना भी पड़ेगा और शिक्षकों के सवाल को इसलिए हम लोगों ने मजबूती से उठाया है क्योंकि हमें लगता है कि अगर शिक्षा में सुधार करना है आपको, तो आपको शिक्षकों के प्रति एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, उनके भीतर एक आत्मविश्वास पैदा करना कि सिस्टम और सरकार आपके साथ खड़ा है, ये विश्वास दिलाना शिक्षकों को, ये बहुत जरूरी है। ये आप नहीं कर सकते कि गर्मी की छुट्टी में सभी शिक्षकों को विद्यालय जाना पड़ेगा, बच्चे आए या ना आए, इसका कोई मतलब नहीं। तो इन तमाम मांगों को हम लोग उठा रहे हैं। हमने देखा कि आज खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिहार के नवादा में आ रहे हैं, जमुई में आ रहे हैं और हम उनसे ये अपील करेंगे कि वो अगर आ रहे हैं तो नवादा समेत उस पूरे जोन में जो भाजपा के उम्मीदवार हैं उनका हाथ पकड़ के वो एक बार परिवारवाद पे बात रखते हैं। बड़ा फेवरेट टॉपिक उनका परिवारवाद, क्योंकि इस बार बिहार के अंदर बीजेपी ने जितने भी प्रत्याशी दिए हैं वो सब परिवारवाद से निकले हुए लोग। तो उनका परिवारवाद अच्छा है और बाकी सब बुरा है। तो यही है, मीडिया अपने हाथ में कुछ भी बोल सकते हैं। पूरी तरीके से प्रयासरत रहेंगे। इस चुनाव के दौरान नालंदा जिला का कोई भी पंचायत ऐसा नहीं होगा जहां हम खुद नहीं पहुंचेंगे।
हर पंचायत में पहुंचेंगे और प्रयास होगा कि हर गांव तक भी पहुंचे, लेकिन पंचायत को नहीं छूटेगा। हम लोग गांव देहात तक पहुंचेंगे, वहां के लोगों की समस्याएं क्या है। आमतौर पे बिहार की जो जनता की समस्याएं हैं वो कमोबेश एक जैसी समस्याएं हैं। किसानों की धान की खरीदारी में दिक्कत सब जगह है। गांव देहात के इलाकों में नल जल का संकट हर जगह है। पानी का लेयर नीचे जा रहा है, वो समस्या सब जगह है ही। और अभी बिहार में जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया, आप लोगों ने देखा कि कास्ट सर्वे का रिपोर्ट महागठबंधन के सरकार के समय पूरा प्रयास करके जातिगत जनगणना हम लोगों ने बिहार के अंदर करवाया, लेकिन उसका जो रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाला है। बिहार के भीतर केवल 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, केवल 6%। और ये शायद देश में सबसे कमजोर आंकड़ा है, सबसे कम आंकड़ा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जहां 1 लाख की आबादी पर हिंदुस्तान के अंदर 27 डिग्री कॉलेज हैं, बिहार में केवल 8 डिग्री कॉलेज। और इसलिए हम प्रयास करेंगे, इसको एजेंडा बनाएंगे कि नालंदा जिले के सभी ब्लॉक में या कम से कम सभी विधानसभा के भीतर तत्काल एक डिग्री कॉलेज सरकार खोले, ताकि जो ज्ञान की धरती नालंदा है वहां से ज्ञान का विस्तार और हो और नए लोग पढ़े और आगे बढ़े। ये हमारा एजेंडा होगा। और कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। नालंदा जिला में लोग कह रहे हैं, हम जब गए थे इस्लामपुर तो वहाँ के साथियों ने कहा कि हम लोग को बड़ा संकट है, रेल की पटरी है, ट्रैक बिछा हुआ है और नीचे से पुल है जाने वाला, एक बरसात होता है और उसमें पानी भर जाता है, वहाँ ओवर ब्रिज बनाइए। तो वहाँ ओवर ब्रिज भी बनना चाहिए। इस तरह के भी सवाल हैं। तो इस तरह के जो भी समस्याएं हैं, जो भी सवाल हैं, उसको हम लोग इकट्ठा करेंगे। एक बात ये जरूर करना चाहेंगे कि कोई भी जनता, कोई भी व्यक्ति अगर अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है तो उनको ये पक्का यकीन होता है कि हमारे इलाके के सवाल, हमने जिस जनप्रतिनिधि को जिस सदन के लिए चुना है उस सदन में हमारी बातों को उठाएंगे। अगर हमने किसी को लोकसभा के लिए चुना तो लोकसभा में हमारे सवाल गूंजेंगे, हमारे युवाओं के सवाल गूंजेंगे, हमारे किसानों के सवाल गूंजेंगे, हमारे जिले के सवाल गूंजेंगे, हमारा क्षेत्रीय मुद्दा वहां उठेगा। लेकिन इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नालंदा की जनता को निराश होना पड़ा। पिछले 15 सालों में जिन जनप्रतिनिधि को यहाँ की जनता ने चुन करके भेजा, आप वोट दे या ना दे, आप, और जब वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो उनसे सबकी उम्मीद थी कि सदन में चलिए साल में एक ही सवाल आप पूछते, एक ही मुद्दा उठाते क्षेत्र का, तो 15 साल में 15 मुद्दा उठ जाता। लेकिन यहाँ तो 5 सवाल भी नहीं दिख रहा। जबकि हम लोगों ने विश्वविद्यालय से निकलने के बाद, छात्र आंदोलन से निकलने के बाद 3 साल अभी हुए हैं विधायक के रूप में काम करते हुए। और एक साथी ने सही कहा कि 3 साल में 300 तरह के मुद्दे हम लोगों ने विधानसभा के अंदर उठाया है। और पूरे पालीगंज समेत बिहार की समूची जनता को, समूचे युवाओं के मुद्दे को हम लोगों ने न केवल उठाया बल्कि उसमें से कई मुद्दों को सरकार से बात करके, लड़ के, झगड़ के हम लोगों ने क्लिंच करवा लिया है और युवा जो है वो नौकरी कर रहा है। तो ये सवाल है, इस तरह के मुद्दे हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके बाद बैठ करके महागठबंधन क्यों उसको कहें, उसमें और साथी हमारे आम आदमी पार्टी के भी जुड़े हुए हैं, तो इसको इंडिया गठबंधन हम लोग कहेंगे। महागठबंधन का स्वरूप अब इंडिया गठबंधन होगा। तो इंडिया गठबंधन की हम लोग बैठक करेंगे। उस बैठक में पूरी प्लानिंग हम लोग बना लेंगे और समूचे जिला स्तर पर केंद्रीय तरीके से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक समन्वय समिति और उसमें से भी एक कोर ग्रुप हम लोग बनाएंगे। और उसके बाद सारे प्रखंड पे, विधानसभा स्तर के बजाय प्रखंड स्तर पे सभी जगह हम लोग एक समन्वय समिति इंडिया गठबंधन के नेताओं का तैयार करें। और उसके बाद पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। क्योंकि अब देश की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है इस समय मोदी को हराने का, हम लोग को हराना ही होगा। तो इसी कामना के साथ
कि हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे, सभी नेताओं, सभी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलेगा, सबके सलाह हम लोग सुनेंगे, लिए जाएंगे, सबसे बातें होंगी और आप लोग के ही भरोसे इस चुनाव को लड़ा जाएगा, आप लोगों के ही विश्वास से इस चुनाव को लड़ा जाएगा। उसमें अगर कुछ हम लोग को चूँकि इस इलाके के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मार्गदर्शन निश्चित तौर से हमारे जितने यहाँ अभिभावक हैं उनका मार्गदर्शन रहेगा। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि सही तरीके से लड़ करके इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि ये चुनाव नालंदा समेत पूरे बिहार के युवाओं की जीत है। तो भाजपा झूठा वादा कर करके सबको ठगने का काम किए, महिला को ठगे, नौजवान को ठगे, सभी को ठगने का काम किए हैं। आप लोग ऐसे क्या करेंगे कि जो 3 बार से जीत रहे हैं उम्मीदवार, उनको हराने के लिए क्या ऐसा मंत्र लेके आएंगे? 3 बार में तीन जो बार रहे 15 बार, 15 आदमी का भी मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया। नालंदा जिला का कोई ऐसा नौजवान का हित में मुद्दा नहीं उठाए, किसान के हित में मुद्दा नहीं उठाए, मजदूर का हित में नहीं मुद्दा उठाए। महंगाई से देश का नौजवान है, नालंदा का जो लोग है वह परेशान है, और जो 3 बार से जीतते जा रहे हैं वह अपना कुर्सी और अपना आराम फरमा रहे हैं, और देश की नालंदा की जनता, किसान, मजदूर, महिलाएं यहाँ गरीबी से जूझ रहे हैं। इनकी बात करने वाला कोई नहीं है। यह इंडिया गठबंधन का ही सरकार बनेगा तो नौजवान का रोजगार मिलेगा, किसान का दुख न होगा और बेरोजगारी दूर होगा। इसी के साथ हम लोग नालंदा में चुनाव जीतने जा रहे हैं। कर पाएंगे क्या मुद्दा लेके आएंगे ऐसा कि उनको ध्वस्त कर पाएंगे आप? इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है संदीप सौरभ अपने आप में जो है स्कॉलर है, पढ़े लिखे हुए उम्मीदवार है। आप 3 बार कह रहे हैं हमारा उम्मीदवार, और 3 बार से जीते हुए उम्मीदवार में कोई तुलना नहीं है। वह उम्मीदवार जो है इंटर पास है, हमारा उम्मीदवार PhD और जे उनका स्कॉलर है, और हमारा उम्मीदवार में भी जीते हुए विधायक है पालीगंज से, और संदीप सौरभ जी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। और आप जो बार प्रश्न उठा रहे हैं पत्रकार में हो जाए, बाहर का उम्मीदवार जाट साहब यहाँ से चुनाव जीते हैं। आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष कह रहा है कि हर कोई आपका नेता मोदी बन जाएगा, कई नरेंद्र मोदी जी विपक्ष कह रहा है कि हर कोई नरेंद्र मोदी बन जाएगा, जो जहाँ हमारा उम्मीदवार तोड़ जवाब देगा और हम लोग भारी बहुमत से संदीप सौरभ जी को जिताने का काम करेंगे। अपना अपना तरीका अलग है। क्या कहना है कि इसमें चेहरा पड़ रहा है दोबारा वंद भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रामेंद्र कुमार। श्री शीतला मंदिर मघरा एक सिद्धपीठ है जहां एक समय माता का कड़ा गिरा था। उसके सिद्धपीठ होने की घोषणा स्वयं भगवान शिव ने की थी। इस मंदिर के प्राचीनता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस स्थान का माघर नामकरण त्रेता युग में किया गया था, तभी हम मंदिर इतना भाव नहीं हुआ करती थी जितनी की अब है। शीतला माता मंदिर यह महाभारत कालीन मंदिर है, लगभग 5000 साल पुराना है। काफी विस्तृत है, परंतु माता की एक महिमा आजादी से लगभग 25 साल पहले देखने को मिली थी। उसी समय बड़ी संख्या में लोग प्लेग, चेचक, वैसी फोले लहर इत्यादि से ग्रसित होने लगे थे। फिर क्या था, अधिक संख्या में लोग यहाँ आने लगे, जल संसाधन लेने लगे और मनौतियां मांगी जाने लगी। देवी की असीम महिमा से जो भी यहाँ आए उनका कल्याण हुआ। तब से आज तक कोटि कोटि हिंदू और मुसलमान ने भी बिना किसी भेदभाव के देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। जैन धर्म का सम्राट अशोक ने